नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी मस्जिद के इमाम फिरोज की पिटाई मामले में 5 पुलिसकर्मी निलंबित, थानाध्यक्ष बुलाए गए हेडक्वार्टर। जयनगर में विभिन्न मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली का अनिश्चितकालीन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। सभी पीडीएस दुकान बंद, उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी। मधुबनी में गांव से लेकर शहर तक हर जगह ज्ञान की देवी मां सरस्वती की धूमधाम से हुई पूजा अर्चना। खुटौना में सरस्वती पूजा शब बारात को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की की अपील। दरभंगा ई कॉमर्स निर्यात कार्यशाला का हुआ आयोजन। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार ने दी विशेष जानकारी। सरस्वती पूजा के दौरान मधुबनी शहर में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही दुरुस्त। जिला पदाधिकारी ने सभी को दी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। इलाके में सरस्वती पूजा को लेकर थाने की पुलिस व एसएसबी के जवानों ने संयुक्त रूप से निकाली फ्लैग मार्च। राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेनीपट्टी आगमन पर जयनगर से दर्जनों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता। बेनीपट्टी में चंद्रशिला हेल्थ केयर का हुआ उद्घाटन। मधुबनी नगर के गौशाला रोड में बच्चों के नया गेम जोन फन सिटी का हुआ शुभारंभ। बेनीपट्टी में धूमधाम से मनाई गई बसंत पंचमी। कलश शोभा यात्रा निकालकर की गई मां सरस्वती की पूजा। और खुटौना के परसाही सिरसिया के राजा एचपी गैस ग्रामीण में राम कथा सत्संग महोत्सव का हो रहा आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बेनीपट्टी के मस्जिद के इमाम मोहम्मद फिरोज के द्वारा पुलिसकर्मियों पर मारपीट के आरोप लगाए गए मामले को लेकर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तो वैसे ही पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कारनामे पुलिस करती है कि उन्हें निलंबित भी होना पड़ता है। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर जब पीड़ित इमाम मोहम्मद फिरोज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक भी पहुंचा और उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया के जरिए यह सूचना दी कि वह मधुबनी फिरोज से मिलने पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच की और प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी गौतम गुप्ता को भी उनके पद से हटा दिया गया और उन्हें हेडक्वार्टर बुला लिया गया। गौरतलब हो कि मोहम्मद फिरोज के द्वारा आरोप लगाया गया था कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी, उन्हें घंटों बंद करके रखा गया था, उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था, परिजनों से बात नहीं करने दिया गया था, इसके साथ ही न उनकी मेडिकल जांच कराई गई थी। इस मामले को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जहां उन्होंने मोहम्मद फिरोज के द्वारा पुलिस के द्वारा की गई बातों को सामने रखा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि मोहम्मद फिरोज के दिए गए सभी बयान जो हैं वो संदेहास्पद नजर आ रहे हैं। पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। एक बार फिर सवाल पुलिसिंग के ऊपर उठ रही है। ताजा मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां मस्जिद के इमाम फिरोज के द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया गया है। इमाम फिरोज ने आरोप लगाया कि वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है, थाना में ले जाकर मारपीट किया, उन्हें घंटों प्रताड़ित किया।
इस दौरान उनके परिजनों को सूचना नहीं दी गई, साथ ही उनका मेडिकल भी नहीं कराया गया। इमाम फिरोज ने बताया कि उनके बहनोई के द्वारा निजी अस्पताल में उनका इलाज कराया है। इस घटना के बाद वे 2 दिनों तक सो नहीं पाए और आत्महत्या करने की उन्हें इच्छा होने लगी। घटना के बाद विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इमाम फिरोज का वीडियो वायरल होने लगा और लगे हाथ मुद्दे को मुख्य विपक्षी दल राजद भी हाथों हाथ सरकार के लचर सिस्टम का मुद्दा बनाकर मैदान में उतर गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सूचना दी कि वे मधुबनी फिरोज से मिलने पहुंच रहे हैं। बढ़ते सोशल मीडिया का कोप और राजनीतिक हलकों का उफान के बाद पुलिस कप्तान हरकत में आए और जांच की जिम्मेवारी हेडक्वार्टर डीएसपी को सौंप दिया। जांच के दौरान पाया गया कि वाहन जांच करने वाले 5 पुलिसकर्मी प्रथम दृष्टया दोषी हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस कप्तान ने प्रशिक्षु डीएसपी गौरव गुप्ता को थाना प्रभारी के पद से मुक्त करते हुए हेडक्वार्टर में अपना योगदान करने का निर्देश दिया। ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस कप्तान मानते हैं कि पुलिस वालों से सिर्फ 2 गलतियां हुई है। पहले, फिरोज को पुलिस अभिरक्षा में लेने के उपरांत परिजनों को सूचना देना चाहिए था। दूसरा, उनका मेडिकल करना चाहिए था। हालांकि दूसरी तरफ पुलिस कप्तान ने यह भी कहा कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई थी और जिस वक्त उन्हें डिटेन किया गया था उन्हें कोई इंजरी नहीं थी। साक्ष्य के तौर पर उनका थाना के अंदर आते निकलते वक्त जब वे खुद बाइक ड्राइव कर घर लौट रहे थे, उसका वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज में है। उन्होंने बताया कि फिरोज बाइक रोकने के बजाय भगाने लगे और इसी दौरान उन्हें चोट लगी थी। हालांकि वह यह मानते हैं कि जब वे भाग रहे थे तो उस वक्त कुछ पुलिसकर्मी ने उनके ऊपर बल का प्रयोग किया था। अब सवाल यह है कि पुलिस कप्तान ने फिर 5 पुलिसकर्मी की निलंबन जैसी कार्रवाई क्यों की? क्या पुलिस सोशल मीडिया व पॉलिटिकल दबाव में यह कार्रवाई करने को विवश हुई या वे पुलिस को संदेश देने की कोशिश किए हैं कि अब गलतियां नहीं करनी है? हालांकि डेन न्यूज ने जब यह सवाल पूछा तो जवाब आया कि यह सभी पुलिस वालों को निर्देशित किया गया है कि काम संविधान के अनुसार करना है। कर्मी सहायक अवर निरीक्षक मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुरदीप मंडल को इस मामले में अब तक निलंबित किया गया है। सर का बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के, अब आप आए हैं यहाँ, आपको हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नंगे नाच करता हम लोग नंगे नाच करेंगे, करके दिखा देंगे उनको। हमारी देवी बीवी कर रही थी, आप क्यों रोते हैं? हमने कहा कि दर्द हमको है तो कौन रोएगा। बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, हम लोग आपको इंसाफ दिलाएंगे। आपका नेता कल आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ठीक है? हम रो रहे कि मैं तो 2 दिन 2 रात से मैं कभी नींद भी नहीं आती थी, न चाय पी पाता था। ये सब जो है ना दर्द से मैं करा रहा था, पूरा मुंह फूला हुआ था मेरा। अभी तो कुछ ठीक हो गया। मिलेगा, आपको न्याय मिल जाएगा, आप घबराइए नहीं। हम गांव में कभी पूछे किसी से मैं कोई से लड़ा हूँ क्या? कोई आपको बोले कि मैं कोई से लड़ा क्या? मैं कभी किसी से न आपके पीछे मोहम्मदपुर पुला से लेकर के अभी आप गाँव गुलाम भैया, चलिए भैया, मोहम्मदपुर पुला से लेके अभी आप गाँव आए हैं, क्या कुछ घटना? गुलाम भैया कभी आप कुछ किया आप लोग? नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, रोइए मत। मोहम्मदपुर पुला से लेकर के अभी आप गाँव आए हैं, क्या घटना रहा है? पूरा बीच का क्या क्या हुआ था? आपसे बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया था, क्या सच्चाई क्या है इसकी? मैं भी बताया सर। बताइए ना, दूसरा मीडिया से क्या हुआ था वहाँ पे जब चेकिंग हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? जी सर, मैं आ रहा था, मैं समझा कि धुनी लगी हुई तेज, मैं लोग ऐसे खड़े हैं तो मैं आगे, पुलिस वाले ने आवाज दिया, मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ के जो रोका तो रोकने में लेट हुआ, उस कारण मेरी गाड़ी पर लाठी लगी। हम जब बोले तो मेरे गाल पर यूं थप्पड़ लगा के जैसे लगा कि हम बहुत बड़े चोर उचक्का है, शराबखोर है। बड़ी मार मरा सर। जब बयान करेंगे हमको सिर्फ रोना आएगा, कसम अल्लाह के। बहुत थाने ले गए, वहाँ बड़ी मार मारा। एक आदमी से कह करके इतना पिटवाया कि एक डंडा टूट गया, कसम से मैं, मुझे याद है डंडा टूट गया। डंडा टूट गया। मैं नंबर मांगता था कि कोई से बात करा दीजिए, कम से कम ग्रामीण को भी फोन कर दे, कोई को भी, लेकिन कोई नहीं नंबर दिया हमको। कहा कि डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे।
डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे, हम कहेंगे। फिर मैं फिर भी बर्दाश्त किया, सब्र किया, और रूम में ला के बंद करने के बाद फिर जिस तरह पिटाई किया कोई अंत नहीं है। हाँ, थाने पे ले जाके फिर क्या क्या हुआ आगे? बड़ी मार, वैसा मारा कि मैं अभी मार का बयान सर, बड़ी मार, लात से लेकर के पैर से हर एक जगह जितना मारा, सर का बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के। जगह खाली है। हाँ, तो फिर आपको मधुबनी ले गया था इलाज के लिए जी, वहाँ से दरभंगा भी बोला गया था जी। जब प्राइवेट से इलाज करा है दरभंगा में, चूंकि मतलब इतना चोट था सर कि हमको नींद नहीं आ रही थी, अपने आप को मैं बेचैन था। मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि मैं सोचा कि जहर पी लूं, क्या करूं। लेकिन हमारे बड़े बहनोई, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे दिलासा दिया। जो बयान रिकॉर्ड किया गया है उसमें आप बोल रहे हैं कि मेरे से गलती हो गई, क्या वो दबाव में डाल करके आपसे बयान? हमको रंजीत नाम का एक चौकीदार है, रूम में हमको 5-10 मरतबा 5 मिनट हमसे रिपीट करवाया कि तुम रिपीट करो, जितना कहते हैं तुम बोलो, और नहीं बोलोगे तो तुमको फिर मारेंगे हम। हमसे बुला करके डीएसपी साहब के पास ले गया बुलाने के लिए, और जैसा जैसा हमको कहा लिखने के लिए, डर से, चुका हमको इतना मार लगा था सर कि हमको तो डर से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। हम सोच रहे थे कोई तरह करके हम यहाँ से निकल जाएं, कम से कम जो चोट लगी है उसका इलाज करा ले। लेकिन मैं अपने आप में अभी भी रोना आता है। मैं आपको जब इलाज करवाने के लिए आप गए तो आप अकेले गए अपने परिवार वालों के साथ कि थाना पुलिस भी गए थे आप लोगों के साथ कुछ सहूलियत के हिसाब से? नहीं, कोई, हमारे बड़े बहनोई गए थे, बड़े बहनोई चुके, हमारे मसीहा अभी वही है, सभी के भाई है। हम बस आपसे निवेदन करेंगे कि बस न्याय दिलाइए, हमारा हमें इंसाफ दिलाइए। हम जिंदगी में इस तरह का जुल्म कभी नहीं देखे थे। ठीक है, धन्यवाद। एक वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें कि बेनीपट्टी थाना अंतर्गत ग्राम कटैया है, उसके एक व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, जिसमें उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया था कि वाहन चेकिंग के दौरान में उनके साथ मारपिटाई की गई, उन्होंने कुछ चोटें भी दिखाई थी। तो इस पूरे मामले को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया था, और डीएसपी हेडक्वार्टर ने पुलिस स्टेशन में जाके सारी चीज़ों को देखा है, सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ लगे हैं और अन्य पदाधिकारियों का बयान लिया है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका भी बयान लिया गया है, उनके परिजनों का बयान लिया गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट दी है, और जांच रिपोर्ट के बाद इसमें मेरे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुल 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें थाने के सह आनी मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान और चौकीदार सुरदीप मंडल, इन 5 को सस्पेंड करके तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है, और इन पर विभागीय कार्रवाई चालू करने के मेरे द्वारा आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो वहाँ परीक्षमान डीएसपी हैं उनको भी वहाँ से स्थानांतरित करते हुए मेरे द्वारा पुलिस हेड को यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अटैच किया गया है, और वहाँ पे जल्द ही नए थानाधीश की नियुक्ति की जाएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जाँच रिपोर्ट डीएसपी हेडक्वार्टर की प्राप्त हुई है उसमें कुछ निम्नलिखित तथ्य पाए गए हैं। ये जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, ये 29 तारीख को सुबह बेनीपट्टी की ओर जा रहे थे मोटरसाइकिल से। उसी दौरान वहां पे रोड पे पुलिस ने एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग लगा रखी थी, जो कि प्रतिदिन यह ड्रिल की जाती है। पुलिस ने इनको वहां पे रुकने का इशारा किया, तो ये रुके नहीं वहां पे, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल तेज गति से करके वहां पे भागने की कोशिश की। वहां पे और भी कई मोटरसाइकिलें हैं जिनका चालान किया गया था, तो सभी लोग रुके थे वहां पे। तो इस वजह से पुलिस ने फिर बल प्रयोग करके इनको वहां पे पकड़ा है। इसी क्रम में हुआ क्या है कि जो बल प्रयोग के दौरान जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उनकी बाइक जो है तो वो अनबैलेंस हो गई और वो रोड पे गिर गई, जिससे कि वो कुछ दूरी तक घिसटा भी गए। उसके बाद पुलिस ने उनको उठाया है, फिर उनको पुलिस गाड़ी में बैठाया है, और वहां से फिर बेनीपट्टी थाना पुलिस उनको लेके गई, और थाना पे लाने के बाद उनको शिष्टा कक्ष में सीसीटीवी की निगरानी में ओडी पदाधिकारी के देखरेख में वहां पे उनको बैठाया गया, ताकि उनके जो मोटरसाइकिल के कागजात हैं उसको जांचा जा सके। थाना पे आने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, उन्होंने अपनी गाड़ी के कागज या फिर आधार कार्ड या भी कोई भी पहचान जो कागज है वो पुलिस को वहां पे नहीं वो प्राप्त करा सके, तो उससे पुलिस को ये पता भी नहीं चल पाया कि वो उनकी पहचान क्या है। इसके बाद दोपहर में मोहम्मद फिरोज ने अपने मोबाइल से परिजनों से बात की, उन्होंने परिजनों को जानकारी दी। उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनकी मोटरसाइकिल के कागज पुलिस स्टेशन पे लेके आए। पुलिस ने जब पाया कि गाड़ी का जब सत्यापन पूरा किया, तो उसके बाद शाम को पीड़ित व्यक्ति के 2 रिश्तेदारों को बुला के एक पीआर बॉन्ड पे छोड़ के
भरा करके उनको छोड़ा गया। और यही इसमें एक नॉर्मल प्रोसीजर है। देखिए, एक चीज़ है इसमें कि थाना और सरिस्ता कक्ष में आपको पता ही होगा कि आजकल सभी पुलिस स्टेशन में हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं। तो थाना में जो सरिस्ता कक्ष है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। और हम लोग ने जितना भी अवलोकन किया है, कई सारी फुटेज देखी हैं, घंटों की देखी हैं, तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है मोहम्मद फिरोज, वो बहुत ही सामान्य अवस्था में बाथरूम आते हुए, जाते हुए, सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए, इवन पीआर बॉन्ड भरते हुए, और शाम को जाते समय वो खुद अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते हुए दिख रहे हैं। तो उनकी जो चलने की एक्टिविटी है उससे कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ किसी ने मारपिटाई की है, और इस चीज़ के कोई साक्ष्य भी नहीं मिले हैं। और फुटेज इसी चीज़ को बता रहा है कि इस प्रकार की कोई मारपीट थाने में नहीं हुई है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जांच में ये चीज़ स्पष्ट हुई है कि वाहन चेकिंग के क्रम में गाड़ी जब ये तेज करके भाग रहे थे, उस दौरान पुलिस ने जब इनको पकड़ने का प्रयास किया तो वहाँ पे बल का प्रयोग किया, और संभवतः उसी कारण इनको चोट लगना प्रतीत होता है। तो इस पूरी चीज़ को, और इसके अलावा कुछ गलतियां हैं जो थाने पे जो उस समय पदाधिकारी थे उनसे गलतियां हुई हैं। जैसे कि देखिए, थाने पे ओडी पदाधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि यदि कोई व्यक्ति, उसको कहीं भी थोड़ी बहुत भी चोट लगी है, तो वो जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसका मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। ये वहाँ पे जो ओडी पदाधिकारी हैं ये उन्होंने नहीं कराया, और यही नियम कहता है, तो इनकी वहाँ पे लापरवाही पाई गई है। दूसरी चीज़ है कि थाने में जब भी किसी व्यक्ति को लाया जाता है तो तत्काल उसके परिजनों को सूचित करना चाहिए, ये भी नियम है। तो वहाँ जो पुलिस पदाधिकारी उस समय मौजूद थे, यहाँ भी उनकी लापरवाही गई है, उन्होंने ये नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लेते हुए मेरे द्वारा इन 5, जिसमें 2 चौकीदार हैं, 1 सिपाही है, 1 हवलदार है और 1 एएसआई है, इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। और जो वहाँ पे परिचमान डीएसपी थे उनको भी वहाँ से क्लोज कर लिया गया है। धन्यवाद। देखिए, आपने जैसे कहा कि रूल को फॉलो करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग लगातार अपने जो जितने भी पदाधिकारी हैं सबको इस बारे में सेंसिटाइज और ट्रेनिंग करते रहते हैं। दूसरी बात है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये डीएसपी हेडक्वार्टर की जांच के आधार पर की गई है, और डीएसपी हेडक्वार्टर ने जो जांच की है, देखिए ऐसे मामलों में जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे देखे गए हैं, पीड़ित का बयान लिया गया है, पुलिस स्टेशन में जो अधिकारी उस समय काम कर रहे थे, जिनकी ड्यूटी थी, उनसे भी बयान लिया गया। तो ये पूरी तरह से एक ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी हुई है, इसमें अन्य किसी चीज़ का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और यदि इस प्रकार की कोई भी लापरवाही हमारे स्टाफ करता है तो पुलिस डिपार्टमेंट में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, और इन सब चीज़ों के प्रति हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। और भविष्य में भी यदि इस प्रकार से कोई पुलिस पदाधिकारी नियम के विरुद्ध यदि कुछ करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य जन वितरण प्रणाली संघ के द्वारा जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जयनगर में दूसरे दिन भी जारी रहा। जयनगर की सभी पीडीएस दुकानें बंद रही और इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार राज्य जन वितरण प्रणाली संघ के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर रविवार से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसका असर उपभोक्ताओं पर देखा गया। महीने के पहली तारीख से सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर अनाज वितरण किया जाता था, लेकिन संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण उपभोक्ता पीडीएस दुकान पर आकर बिना अनाज उठाव के वापस हो गए। पीडीएस दुकानदारों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा है। ऐसे कई परिवारों को अनाज नहीं मिलना मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे कई लाभुक हैं जिन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली खाद्यान्न पर जीवन यापन करना पड़ता है। पीडीएस विक्रेता दीपक चौधरी ने बताया कि जयनगर प्रखंड में 82 जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं। उन्होंने कहा कि करीब 900 कार्डधारी 101 एवं 185 क्विंटल अनाज प्रति माह वितरण किया जाता है। प्रति माह करीब 3700 यूनिट पर 185 क्विंटल अनाज वितरण किया जाता है। आपूर्ति विभाग के अनुसार प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के अलावे शहरी क्षेत्र के करीब 1,61,847 यूनिट पर 82 पीडीएस विक्रेता को 8,000 क्विंटल अनाज आवंटन किया जाता है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने बताया कि उनकी सभी मांग उचित है और वर्षों से अपनी मांगों को लेकर वह आवाज उठाते आ रहे हैं। बावजूद सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। आज दूसरे दिन जन वितरण प्रणाली दुकान बंद रहने से अनाज का वितरण प्रखंड क्षेत्र में ठप रहा। इस मामले में पूछे जाने पर आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंसू ने बताया कि पीडीएस दुकान के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण उपभोक्ताओं को कुछ परेशानियां उत्पन्न हुई है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
मधुबनी में गांव से लेकर शहर तक धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ बसंत पंचमी के मौके पर माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। हर्षोल्लास के साथ जगह जगह विभिन्न स्कूलों, कोचिंग संस्थानों व सार्वजनिक जगहों पर भी युवाओं के द्वारा, छात्र छात्राओं के द्वारा माता शारदा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भक्तिमय माहौल में पूरा मधुबनी डूबा रहा। मधुबनी में गांव से लेकर शहर तक हर जगह ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। घरों और पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रों के साथ पंडितों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। मधुबनी शहर के BN झा कॉलोनी, PC कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स क्लास, लंदन किड्स, आदर्श नगर, हनुमान बाग कॉलोनी सहित नाजरपुर गांव में युवा क्लब के सदस्य धीरज ठाकुर, सिद्धार्थ भारद्वाज, अंकित कुमार, मुरली, उगन्नाथ, लड्डू, रमेश, सौरभ, आदर्श, राजा समेत कई लोग पूजा आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता सरस्वती को संगीत शास्त्र की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। ताल, स्वर, लय, राग, रागिनी की उत्पत्ति का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। माता सरस्वती की पूजा अर्चना श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है। मान्यता है कि उनकी आराधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि माता सरस्वती अपने भक्तों के जीवन के अंधकार को दूर कर उन्हें प्रकाश की ओर ले जाती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन का सही अर्थ समझ पाता है और समाज कल्याण में संलग्न हो जाता है। मां सरस्वती को विद्या, संगीत और बुद्धि की देवी कहा जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार उनके आशीर्वाद से समस्त संशयों का निवारण होता है और सभी सिद्धियों की प्राप्ति संभव होती है। माता सरस्वती को लोक में ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे संगीत, कला, बुद्धि, भाषण और विद्या से जुड़ी हुई मानी जाती है। उन्हें वाग देवी, शारदा, वीणा वादिनी जैसे कई नामों से जाना जाता है। प्रतिमाओं और चित्रों में सरस्वती देवी को एक हाथ में वीणा, संगीत का प्रतीक, दूसरे में पवित्र जल, शुद्धि का प्रतीक, तीसरे में आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माला और चौथे हाथ में ज्ञान का प्रतीक पुस्तक धारण किए हुए दिखाया जाता है। वे हंस और मोर से घिरे कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं, जो विद्या, बुद्धि और शिक्षा की महत्ता को दर्शाता है। और सर, छात्रों के लिए क्या संदेश होगा? अभी तो इंटर की परीक्षा चल रही है और कुछ दिनों के बाद 10वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिहार के सभी मैट्रिक तथा इंटर स्तरीय सभी छात्र छात्राओं को पहले बसंत पंचमी मां सरस्वती पूजनोत्सव का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ इतना उनसे निवेदन करते हैं कि वे अनुशासित पूर्वक शिक्षक को सम्मान करते हुए सुलेख सुंदर अक्षर में धैर्य पूर्वक अपने परीक्षा भवन में जाकर के अच्छे ढंग से उत्तर पुस्तिका को लिखें, क्योंकि उन पर ही बिहार का भविष्य टिका हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपने भाषा में, प्रश्न की जो भाषा हो उत्तर की भी वही भाषा होनी चाहिए। सरल, बोधगम्य और सार गर्भित शब्दों में उन्हें उत्तर देना चाहिए। अच्छा सर, पुनः अपना परिचय एक बार और दे दीजिएगा। मेरा नाम TC झा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स, BN झा कॉलोनी में मेरा कॉमर्स का ICOM से लेकर के MCOM तक कोचिंग चल रहा है। अधिकांश छात्रों का यह कोचिंग नेतृत्व करके आ रही है और विविध विषयों का यह सुविधा प्रदान करती है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम गुंजन कश्यप, लंदन किड्स प्ले स्कूल के डायरेक्टर हुए। अच्छा गुंजन जी, हमें बताइएगा, माँ सरस्वती का पूजा जो है शिक्षा के क्षेत्र में कैसे महत्वपूर्ण है? अभी शिक्षा के क्षेत्र में तो ये सबसे पहले तो माँ सरस्वती ही आती हैं और उनके बिना तो कुछ अधूरा है शिक्षा के क्षेत्र में। इसके लिए शिक्षा में तो सबसे पहले मैडम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कल्पश्री है। मैं लंदन किड्स प्री स्कूल की सीनियर टीचर हूँ और आज सरस्वती पूजा है हमारे स्कूल में, तो उसी का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो हमें लंदन किड्स के बारे में बताइए थोड़ा। हमारा स्कूल जो है वो
जूनियर केजी से जूनियर केजी, सीनियर केजी, नर्सरी, प्ले ग्रुप, यहाँ सभी बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चों की देखरेख के लिए हम यहाँ प्रशिक्षित दाई भी रखे हुए हैं जो बच्चों की काफी अच्छी देखरेख करती है। और जो भी हमारे टीचर है स्कूल की, काफी ट्रेंड टीचर है, सभी वीमेंस ही है और बच्चों का काफी केयर करते हैं हम लोग। और बच्चों को ऐसा सोचते हैं कि खेल खेल में हम लोग उसको पढ़ा दें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पहली बार घर से निकले होते हैं, तो फिर हम काफी उनको प्यार से और अच्छे से एक अच्छा एजुकेशन देते हैं। ये तो शायद प्ले स्कूल जैसा ही है। हाँ जी। हाँ, तो मधुबनी में तो बहुत सारे प्ले स्कूल हैं, लेकिन लंदन किड्स इन सभी से अलग कैसे है? हमारे मधुबनी में बहुत सारे प्ले स्कूल हैं, लेकिन मतलब हमारा स्कूल एक तो बच्चों की देखरेख काफी अच्छी होती है, एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट है यहाँ पे, काफी बच्चों का लंच सब कुछ एकदम प्रॉपर होता है, खेल कूद का भी प्रॉपर व्यवस्था है, खान पान बच्चों का सब कुछ यहाँ पे हम लोग एक्यूरेट करते हैं। और हमारे स्कूल में काफी बड़ा प्लेग्राउंड है और जिसमें बच्चे काफी खुले में भी खेल सकते हैं अच्छे से। और यहाँ कोई बंद जैसा माहौल नहीं है, मतलब बच्चे को अगर मतलब अच्छा से एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तभी बच्चा अच्छा से रहता है। काफी अच्छे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में झूले वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं जिसमें काफी बच्चे एंजॉय करते हैं, काफी अच्छे से रहते हैं। चलिए ये तो हम जान लिया आपके स्कूल के बारे में। हमें सरस्वती पूजा के बारे में बताइए। माँ सरस्वती पूजा छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, माँ सरस्वती पूजा छात्रों के लिए तो हमारे छात्रों के लिए ही सरस्वती जी है, क्योंकि ये सरस्वती जी कला की भी देवी हैं और ज्ञान की भी देवी हैं। तो जब तक सरस्वती जी का आगमन नहीं होगा तब तक तो बच्चों को ज्ञान मिलेगा ही नहीं। तो हम हर साल की तरह इस साल भी अपने स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन किए हैं ताकि हमारे बच्चे को सीखे, हम उनको सरस्वती पूजा के बारे में बताएं कि क्यों मनाया जाता है। तो हमारे बच्चे आए भी थे, सब सीखे जाने, और ज्ञान की देवी है तो उनका तो है ही। अच्छा मैडम, हमें ये बताइए कि अभी जो है डिजिटल युग कहा जा सकता है, डिजिटल युग, हाँ। डिजिटल लर्निंग, तो ऑफलाइन आप एज ए टीचर आप किस तरीके से देखते हैं? ऑनलाइन टीचिंग जो होता है वो और ऑफलाइन जो होता है वो कौन बेहतर है आपके हिसाब से? देखिए, ऑनलाइन टीचर में ऐसा होता है कि आप बच्चों के साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं हो पाते हैं। अगर हम मतलब जैसे कि ऑनलाइन में अब बच्चे पढ़ते हैं, वो लिख रहे हैं, जैसे क लिखना सिखा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे कोई रो रहे हैं तो हम उनको गोद में बिठा के बड़े प्यार से क लिखना सिखाते हैं। तो ये है कि हम टीचर भी बच्चों के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, ऐसा नहीं है। और ये ऑनलाइन में तो कोई मतलब ऐसे ही पढ़ा दिया, बच्चा सीखा नहीं सीखा, लेकिन यहाँ पे होता है ना कि जो ऑफलाइन पढ़ाई होती है तो हम एक इमोशन बच्चों के साथ जुड़ जाता है। अगर बच्चे थोड़ा सा रोते हैं तो एक फीलिंग आती है बच्चों के साथ, जो ऑनलाइन स्टडी में कभी भी नहीं आएगी। अच्छा, और डिजिटल जो गैजेट होते हैं, टैब हो, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कुछ भी हो, तो बच्चे अभी बहुत जुड़े रहते हैं। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, मतलब हर बच्चों के लिए क्या संदेश होगा आपको? देखिए, हर चीज के एक तो निगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होते हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में ले तो आज का जो डिजिटल है उससे अगर हम चाहें तो बच्चे बहुत कम समय में बहुत अच्छा सीख सकते हैं। मैं उसको खराब नहीं समझती हूँ, लेकिन अगर हम उसका मिसयूज करते हैं तो वो तो खराब होगा ही। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। डिजिटल युग के जमाने में अगर बच्चे किसी गैजेट का यूज करते हैं खासकर एजुकेशन के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा है, सही है। मतलब कहीं ना कहीं उसका जो नोटिफिकेशन आता है मोबाइल का या लैपटॉप में या कहीं भी हो, तो वहाँ जो डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है। जैसे यूट्यूब का शॉर्ट्स वीडियो हो गया, इंस्टा का रील हो गया। अभी बच्चा अगर रील देख रहा है, अगर मोबाइल छीन लेते हैं तो बच्चा कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ, तो फिर इसके लिए पेरेंट्स को अलर्ट होना चाहिए ताकि बच्चों को कुछ ऐसा गैजेट दे। मेरा कहने का मतलब यही था। तो क्या एज ए पेरेंट्स के लिए क्या हो आपका? पेरेंट्स के लिए हम यही कहेंगे कि आप कोई ऐसा गैजेट मतलब मार्केट से परचेज करें जिसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन, कोई वीडियो, कोई ऐसा कुछ नहीं हो, मतलब वो पूरी तरह से किड्स लर्निंग का ही हो। बहुत सारे आते हैं बच्चों के, लैपटॉप भी आते हैं, छोटे ABCD लर्निंग के लिए आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह के लिए आते हैं। कुछ ऐसा गैजेट खरीदे जिसमें इस तरह का कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज या कोई शॉर्ट वीडियो, ये सब ऐसा कुछ नहीं हो। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के लिए आपका संदेश क्या होता है, जो यहाँ पढ़ते भी और नहीं भी पढ़ते हैं उसके लिए? बच्चों के लिए संदेश हमारे लिए यही है कि हम यहाँ तो बच्चों का बहुत ही केयर करते हैं, बिल्कुल अपनों की तरह केयर करते हैं। तो जो भी बच्चे हैं वो हमारे पास आए, हम उनको पूरा ख्याल रखेंगे, खाने से पीने से। घर में बच्चे खाते नहीं हैं, फ्रूट कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, खाना कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ के हम लोग उनको बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। दाई जो है बड़े प्यार से बच्चों को
रखती है। हम लोग भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग टीचर हैं तो हम लोग छोड़ देते हैं कि चलो अब जैसे भी है। हम लोग खुद अपने हाथों से बच्चों को भी खाना खिलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कोई कोई बच्चे कहते हैं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो हम लोग खुद अपने हाथों से भी उनको खाना खिलाते हैं। अपना परिचय फिर से दीजिएगा मैडम। मेरा नाम कल्पश्री है, मैं लंदन किड्स प्री स्कूल की सीनियर टीचर हूँ। अच्छा, और यहाँ के डायरेक्टर कौन है? यहाँ के डायरेक्टर सर गुंजन कश्यप सर हैं। यही के हैं कॉलोनी के? जी, BN झा कॉलोनी, मधुबनी, वार्ड नंबर 15। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। खुटौना प्रखंड में सरस्वती पूजा के दौरान शांतिपूर्ण व्यवस्था देखी गई। हर्षोल्लास के साथ पूजा का आयोजन किया गया। वहीं खुटौना पुलिस व SSB के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील पुलिस के द्वारा आम जनता से की गई। खुटौना प्रखंड क्षेत्रों में सरस्वती पूजा को लेकर पुलिस द्वारा विशेष चौकसी बरती जा रही है। बीते रविवार की शाम खुटौना, लौकहा तथा ललमनिया की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में सरस्वती पूजा व शबे बारात को लेकर शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकालकर एरिया डोमिनेशन किया। लौकहा के थानाध्यक्ष शंकर शरण दास, खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार तथा ललमनिया थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव ने अपने क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता को दर्शाते हुए फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए लोगों को पुलिस की मौजूदगी का आभास कराते हुए खुटौना, इकहत्था, झांझपट्टी, आशा, लौकहा, वासुदेवपुर, पिपराही, मझौरा, ललमनिया, वीरपुर तथा घोर मोहना समेत
भीड़ भाड़ इलाके से फ्लैग मार्च निकाला। फुलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने बताया कि फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को शांति का संदेश दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक चौकसी और सक्रियता का आभास और विश्वास दिलाया गया है। पूजा के दौरान नियम विरुद्ध या असामाजिक गतिविधि करने वाले उचक्कों को प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। पुलिस की फ्लैग मार्च के दौरान असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा रहा। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आयुक्त कार्यालय के सभागार में दरभंगा ई कॉमर्स निर्यात कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार ने इस तरह के आयोजनों के महत्व पर विशेष बल दिया। मनीष कुमार आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी कोलकाता बिहार सरकार एवं FIEO के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा में निर्यात बंधु योजना के अंतर्गत ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण और सफल कार्यशाला का आयोजन आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि IAS मनीष कुमार आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा इस तरह के आयोजनों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विदेश नीति 2023 और राज्य सरकार की निर्यात नीति में ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। कहा कि दरभंगा संभाग के प्रमुख निर्यात मदों जैसे मखाना एवं मिथिला पेंटिंग, अन्य हस्तशिल्प व विविध प्रकार के कृषि उत्पाद ऑर्गेनिक के निर्यात को बढ़ाने में ई कॉमर्स की बड़ी भूमिका होने जा रही है। उन्होंने इस तरह के आयोजनों एवं जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित तौर पर किए जाने पर बल दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने मिथिला को विश्वव्यापक पहचान देने वाले एक्सपोर्टर एवं अन्य लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि दरभंगा मिथिला कला संस्कृति के हृदय स्थल है। मिथिला संस्कृति नेपाल में भी 2/3 है, अन्य राज्यों में भी फैली हुई है। आज खुशी की बात है कि दरभंगा में एक प्रायोगिक कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, झंझारपुर, दलसिंहसराय जैसे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हब बन जाएगा। बिहार राज्य भारत के सर्वाधिक निर्यात करने वाले राज्यों में 18वें स्थान पर है, जिसको टॉप में लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मखाना के लिए अलग से बोर्ड का गठन किया जा रहा है। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि बिहार की आकांक्षा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिहार ने देश की तुलना में काफी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि मधुबनी में मिथिला सिल्क एवं पेंटिंग, दरभंगा में मखाना, समस्तीपुर में हल्दी और बेगूसराय में लाल मिर्च काफी मात्रा में उत्पादन होता है। जिला एज एक्सपोर्ट हब्स और निर्यात बंधु योजना के तहत स्थानीय निर्यातकों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में ई कॉमर्स से संबंधित सरकारी योजनाओं, वित्तीय सुविधाओं और वैश्विक बाजार अवसरों के संबंध में काफी जानकारी दी गई। आज इस कार्यशाला में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों के 200 से अधिक प्रमुख निर्यातकों और उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के उपरांत उन्होंने कहा कि अब हम लोगों को निर्यात के क्षेत्र में काफी जानकारी मिली है, हौसला बढ़ा है और दुगने उत्साह के साथ हम निर्यात क्षेत्र में काम करेंगे। दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के निर्यातकों को इस कार्यशाला से व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिलेवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने माता सरस्वती का आशीर्वाद जिलेवासियों के लिए बना रहे इसकी कामना की। साथ ही जिलेवासियों से अपील की कि शांतिपूर्ण माहौल में आपसी भाईचारा के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन करें। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए सभी गाइडलाइन का पालन करें। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर समस्त जिलेवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि लोग पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ ऋतुराज बसंत के आगमन पर बसंत पंचमी तथा ज्ञान की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। डीएम ने जिलेवासियों से अपील किया है कि वे पारस्परिक सौहार्द के साथ इस पर्व को मनाएं। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि यह पर्व समस्त जिलेवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी प्रखंड भर में आयोजित सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर हरलाखी के पुलिस व एसएसबी ने संयुक्त रूप से विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान आम लोगों से शांतिपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील की गई।
हरलाखी प्रखंड भर में आयोजित सरस्वती पूजा में शांति व्यवस्था को लेकर थाने की पुलिस व एसएसबी के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाली गई। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी के नेतृत्व में एसआई आदित्य कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस व एसएसबी के जवानों ने हरिने बॉर्डर, सोहपुर, कलना, उमगांव, हुर्राही, बेतापरसा, फुलहर, गंगौर, पिपरौन जैसे गांवों में फ्लैग मार्च निकाली। इस दौरान शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरस्वती पूजा मनाने की अपील आम जनों से की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि बिना लाइसेंस के किसी तरह के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। पूजा में हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूजा को लेकर पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई है। जो लोग कानून का उल्लंघन करेंगे उन पर प्रशासन विधि पूर्वक कार्रवाई करेगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेनीपट्टी आगमन पर सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत से नेता ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों राजद के कार्यकर्ता पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेनीपट्टी आगमन पर सोमवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ राजद नेता ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने जयनगर प्रखंड के बैरा पंचायत से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुआ। ब्रज किशोर यादव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल में राजद भारी बहुमत से विजयी होगा। उन्होंने राजद का वफादार सिपाही बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर काम करना होगा और राजद का सच्चा सिपाही होने के नाते लोगों के दर्द को समझना है। भारतीय जनता दल हर एक गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, शोषितों के साथ हो सकता है कि आप तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन आने वाले समय में हम सारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार आपके घर घर और गांव गांव जाएंगे, आपके दरवाजे तक जाएंगे, आपके सुख और दुख में हम लोग सहभागी बनेंगे और पूरे बिहार में यह साबित करेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल से गरीब गुरबाओं की आवाज सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल ही है। दूसरी बात, आज हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता और हम लोगों के नेता गरीब गुरबा, किसान, मजदूरों की आवाज माननीय तेजस्वी जी आ रहे हैं बेनीपट्टी कटैया। आप देख ही रहे हैं पुलिस की निरंकुशता, आप देख रहे हैं प्रशासनिक हिटलर और तानाशाही। ऐसा कभी आप नहीं देखा होगा, न सुनने का मौका मिला होगा। अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर स्थिति इस सरकार की हो गई। इसीलिए अब जरूरत है नौजवानों को जगने का, जरूरत है किसान मजदूरों को जगने का और समय आ गया है। जिस तरह से माननीय फिरोज साहब के ऊपर लाठी चार्ज किया है पुलिस या तंत्र, और जिस प्रकार से माननीय प्रतिपक्ष के नेता गरीबों का आवाज और मोहम्मद फिरोज का आवाज बनकर उठे हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नौजवान साथी उनके साथ संघर्ष में साथ से साथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और हम लोग एक नारा देना चाहते हैं कि संघर्षों के साये में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। प्रशासन से सीधी मांग है कि जिस तरह, अगर मान लीजिए यह असंवैधानिक तरीका से मारना नहीं है, सिर्फ उनको सस्पेंड करके और निलंबित करके प्रशासन कौमा पूरी नहीं करे, एफआईआर होने चाहिए उन पर। अगर सामान्य नागरिक पर आप एफआईआर करते हैं तो उसी जेल के अंदर, उसी कस्टडी में जहां पर उनको फिरोज को रखा गया था, हम लोग मांग करते हैं कि उस पुलिस पदाधिकारी को उसी कस्टडी में रखा जाए। एरिया में बहुत लोगों की खुशी हुई है, जो ऐसा नेता हम लोगों को हाथ लग रहा है कि इनको टिकट मिले तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका आवाज क्या मतलब तेजस्वी यादव तक पहुंचाई जाएगी? पहुंचा सकते हैं, कहीं भी पहुंचा सकते हैं। क्या मांग रखेंगे उसको खजौली विधानसभा क्षेत्र में? खजौली विधानसभा में मांग यही रखेंगे जो ब्रज किशोर नौजवान जैसा नेता जरूरी है। और गरीबी का देखने वाला एक तो ब्रज किशोर लौक रहा है हमारे नजर में। अब आगे जो हो, अभी तो फिलहाल जब ये राजनीति में है तब तो बहुत बेचारा उपकार करते हैं, किसी को एम्बुलेंस
से भेजते हैं, किसी को दवा कराते हैं, किसी को इलाज करवाने के लिए गरीबों को मदद करते हैं। तो इससे अब क्या चाहिए? गांधी जी तो भी कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान, तो उतना तो बरद किशोर कर रहा है अभी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेनीपट्टी के बिहटा में चंद्रशिला हेल्थ केयर का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन अनुमंडलीय पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने किया। जेल गेट व कृषि फार्म हाउस से दक्षिण मेन रोड से पश्चिम बिहटा बेनीपट्टी में चंद्रशिला हेल्थ केयर का उद्घाटन सोमवार को अनुमंडलीय कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी विवेक मिश्रा ने सोमवार को किया। इस दौरान अस्पताल के व्यवस्थापक स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम मेहता ने कहा कि यह 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, स्त्री एवं प्रसूति रोग, NICU, जनरल मेडिसिन, पैथोलॉजी लैब, ECG एवं एम्बुलेंस सेवाएं आने वाले मरीजों के लिए उपलब्ध रहेगी। अस्पताल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर कुणाल आनंद,
ऑर्थोपेडिक डॉक्टर शंकर चौधरी व सर्जन डॉक्टर गौरव की भी पदस्थापना रहेगी। इस अवसर पर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि रूपन साह, भाजपा नेता प्रोफेसर भवानंद झा, वार्ड पार्षद योगेंद्र यादव, पूर्व मुखिया राम प्रबोध यादव, कन्हैया सिंह, घनश्याम पंजियार, प्रोफेसर चतुर्भुज झा, वैभव प्रत्यूष, कई लोग उपस्थित हुए। आगंतुक सभी अतिथियों को अस्पताल व्यवस्थापक द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार पाव दुपट्टा से सम्मानित किया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के गौशाला रोड स्थित नए गेम जोन का शुभारंभ हुआ। नया गेम जोन फन सिटी का उद्घाटन संयुक्त रूप से अतिथियों के द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि बच्चे हर तरह के गेम का आनंद यहां ले सकेंगे। सोमवार को नगर के गौशाला रोड स्थित बच्चों को नया गेम जोन फन सिटी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन डॉक्टर गोविंद झा एवं योगेंद्र झा, भवनाथ झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। अतिथि डॉक्टर गोविंद झा ने बताया कि यह मधुबनी के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गेम जोन फन सिटी खुला है, जहां बच्चे विभिन्न प्रकार के खेलों का आनंद ले सकेंगे। फन सिटी के डायरेक्टर सोनू झा रमानाथ ने कहा कि यहाँ हर प्रकार का गेम जोन है। सॉफ्ट प्ले एरिया, एलियन गेम, सिटी राइड, बास्केटबॉल, हैमर, फाइटिंग गेम, कार रेस, क्रेजी टू आई और मसाज चेयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही खाने पीने के लिए कैफेटेरिया भी है, जहां स्नैक्स, टेस्टी फास्ट फूड भी बच्चों और बड़ों को खाने को मिलेगा। बच्चे को मोबाइल नहीं देते हैं, कम से कम बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे, यहाँ लेके आए एकदम रिजनेबल प्राइस। अभी हम लोग स्टार्टिंग प्राइस बहुत कम रखे हैं, क्योंकि गाँव एरिया है, सब एफोर्ड कर पाए। फिजिकली मेंटली सारे गेम्स हैं, आइए और मजा लीजिए। जो पसंद है ये वहाँ पे उस बच्चों को मिलेंगे, चाहे गेम हो, चाहे खाने में जो बच्चा आजकल बच्चे जो चाहते हैं वो बच्चों को सब यहाँ मिलेगी। आज फन सिटी का उद्घाटन किया गया आप लोगों के द्वारा, इसके बारे में विशेष जानकारी दीजिए। फन सिटी मिथिलांचल का पहला गेम जोन है, जिसके अंदर बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले एरिया और जो 15 साल से ऊपर बच्चे हैं उनके लिए आर्केड गेम्स और साथ में कैफेटेरिया भी अवेलेबल है। यहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो यदि ज़्यादा छोटे हैं तो उनके लिए अलग से किचन सेट, डॉक्टर सेट, ब्लॉक्स, हॉर्स राइड, ये सारे अवेलेबल है यहाँ पे। और उससे बड़े बच्चे जो हैं उनके लिए ये भी ब्रिज, फिर से बॉल स्लाइड्स, टेम्पोलिन, क्लिम्बिंग, ये सारा एक ही जगह पे आपको मिल रहा है। एक ही जगह पे आने से आपको सारे तरह का गेम खेल सकते हैं। और आर्केड गेम में सिटी राइड, कार रेस, हैमर, क्रेजी टॉयज, बास्केटबॉल और एलियन गेम्स और फाइटिंग गेम्स हैं। और बड़ों के लिए मसाज चेयर भी है, जिससे बड़े को फुल बॉडी का मसाज हो जाता है, जिसमें 15 मिनट तक आपका फुल बॉडी का मसाज किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे टॉयज हैं जिसको आप खरीद सकते हैं, वो सारे अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। और साथ में कैफेटेरिया भी है, जहाँ से आप अपने बच्चे को भी वॉच कर सकते हैं वहाँ बैठ के, और खाने का भी आनंद ले सकते हैं। अच्छा, जो मसाज का जो बोले उसका फीस क्या रखे हुए? उसका 60 रुपीज़ फीस है 15 मिनट का। और बाकी अन्य और सबका अलग अलग प्राइस है, सबका डिफरेंट प्राइस है। इसका सॉफ्ट प्ले एरिया जो है इसमें 100 रुपीज़ का है, आपको 50 मिनट 1 आवर लगभग समझ लीजिए, 100 रुपीज़ में 1 आवर का है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विद्या की देवी अधिष्ठात्री माता सरस्वती की पूजा धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। विभिन्न विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व सार्वजनिक स्थलों पर माता की भव्य प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ की गई। कई जगहों पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में कलश शोभा यात्रा के साथ सोमवार को बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई गई। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 के दलित टोल गाछी में युवाओं के द्वारा पंडाल में विद्यादात्री मां सरस्वती की भव्य मूर्ति स्थापित कर विधि विधान पूर्वक पंडित के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा की गई। पूजा की सफलता में कमेटी के अध्यक्ष ललित राम, धीरज राम, विपिन राम समेत कई लोग लगे रहे। वहीं प्रखंड के सलाह पंचायत के सोनवर्षा में श्री 108 श्री सरस्वती पूजनोत्सव सनातन युवा कमेटी के तत्वाधान में मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर कन्याओं की भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ पूजा आयोजित की गई। विगत 2 फरवरी को कलश शोभा यात्रा व 2 व 3 फरवरी को कुंवर वृजवान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जबकि 4 फरवरी को ऑर्केस्ट्रा भी होगा। यहाँ सरस्वती पूजा की सफलता में राजन, राहुल, सरोज, अमित समेत कई लोग तल्लीन रहे। प्रखंड सह अनुमंडल मुख्यालय सहित क्षेत्र के तमाम भूभागों में विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पूजा हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में मनाई गई। इसका आयोजन युवाओं, विभिन्न सरकारी व निजी स्कूलों ने किया। छात्रों ने अपने अपने घरों में भी वीणा वादनी व विद्यादायिनी मां सरस्वती की पूजा की। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के परसाही में 9 दिवसीय श्री राम कथा सत्संग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के छठे दिन भी शास्त्री जी के प्रवचन को सुनने कई लोग पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। खुटौना प्रखंड के परसाही सिरसिया स्थित राजा एचपी गैस ग्रामीण वितरक परिसर में जारी 9 दिवसीय श्री राम कथा सत्संग महोत्सव के छठवें दिन श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से ओतप्रोत होकर श्री राम कथा का श्रवण किया। कथा व्यास वेदानंद शास्त्री आनंद के प्रवचनों ने भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान राजद युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक सुचित गोयत समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शास्त्री जी ने अपने प्रवचनों में भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से सीख लेकर अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाना चाहिए। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया और भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति से माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजक ने सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया और आगामी दिनों में भी अधिक से अधिक श्रद्धालुओं से कथा में भाग लेने की अपील की। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम के साथ की गई। इस मौके पर कई जगहों पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। वहीं प्रशासन की व्यवस्था चाक चौकस दिखी। विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा प्रखंड में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सैकड़ों विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई। मुहूर्त के अनुसार कई जगहों पर आज अर्थात सोमवार को भी पूजा है। पूजा स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां श्रद्धालु मां सरस्वती के चरणों में पुष्प, फल और पकवान अर्पित कर ज्ञान और विद्या की कामना कर रहे हैं। पूजा स्थलों पर भक्ति संगीत की आरती की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर भजन, कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और प्रखंड क्षेत्र के तीनों थाना द्वारा ड्रोन कैमरे से निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि पूजा के दौरान कानून व्यवस्था में किसी तरह की दिक्कतें ना हो। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक।